जनवरी 2025 की रात को एक शख्स अपने ही बीवी का मर्डर कर उसके शव के साथ बाथरूम में था और वो उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर कुकर में पका रहा था। आखिर एक शख्स अपने ही पत्नी का इस तरह से मर्डर क्यों करता है और इसके पीछे क्या वजह थी जो इतने गंदे तरीके से अपनी पत्नी का मर्डर करने के बाद भी उसको जरा सा भी अफसोस नहीं था इस बात का। तो आइए इस केस को अच्छे से जानते हैं। इस कहानी का शुरुआत हैदराबाद के एक शख्स गुरुमूर्ति से होता है। गुरुमूर्ति एक इंडियन आर्मी था और उसके फैमिली वालों को भी अपने बेटे पे गर्व था। अब इस टाइम पे गुरुमूर्ति का एज 30 से 32 के बीच में था और कुछ ही दिन के बाद उसके फैमिली वालों ने मिलकर गुरुमूर्ति के लिए एक रिश्ता लाया। फिर कुछ दिनों के बाद गुरुमूर्ति की शादी वेंकटा माधवी नाम की लड़की से करवा देती है और वेंकटा माधवी बहुत ही अच्छी लड़की थी। अब ये दोनों बहुत ही अच्छे से अपना जीवन जी रहे थे। फिर कुछ ही दिन के बाद इन दोनों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। ये लोग छोटे मोटे बात पे भी लड़ जाया करते थे। अब इन लोगों ने अपने ही जीवन को जीना बहुत ही कठिन बना लिया था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था ये छोटे मोटे झगड़ा ही वेंकटा माधवी के मौत का कारण बनने वाली थी। उनके पड़ोसी भी बताते थे इन दोनों की लड़ाई के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, वो थी वेंकटा माधवी वो अपने गांव जाना चाहती थी। फिर बीच में कुछ दिन इन दोनों के बीच अच्छा चलता है। फिर कुछ सालों बाद इन दोनों को 2 बच्चे होते हैं। उसमें एक लड़की थी और एक लड़का था। अब इन दोनों के पास अपना एक फैमिली हो गया था, इसीलिए ये लोग अब अच्छे से रहने का ट्राई करने लगे थे। अभी तक तो सब सही ही चल रहा था। फिर एक दिन वेंकटा माधवी गायब हो जाती है। वेंकटा माधवी के पेरेंट्स की आदत थी कि 1 से 2 दिन के बाद उसको कॉल करके उसका हालचाल पूछती ही थी। तो अगले ही दिन जब वेंकटा माधवी के पेरेंट्स उसको कॉल करते हैं तो उधर सामने से गुरुमूर्ति का जवाब आता है। जब उसके फैमिली के द्वारा गुरुमूर्ति से पूछा गया कि मेरी बेटी कहाँ है, तो गुरुमूर्ति बोलता है कि वो अपने फ्रेंड की यहाँ गई है कुछ दिनों के लिए। फिर उन लोगों ने थोड़ा देर बात करने के बाद कॉल कट कर दिया। फिर उनके फैमिली अगले दिन फिर कॉल करते हैं। गुरुमूर्ति तब जाके बोलता है कि आपकी बेटी से थोड़ी बहुत बहस हुई थी और आपकी बेटी ने इस घर को छोड़ दिया है। फिर उन लोगों ने इतना सुनते ही उनके पेरेंट्स ने उसके साथ तुरंत पुलिस में वेंकटा माधवी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने चले गए। जब वेंकटा माधवी की रिपोर्ट दर्ज हो रही थी उस टाइम पे गुरुमूर्ति भी उनके परिवार वालों के साथ ही था। फिर पुलिस तुरंत अपने टीम फोर्स के साथ अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और कई सीसीटीवी खंगालने के बाद उन लोगों को कुछ हाथ नहीं लग रहा था। फिर उन लोगों ने गुरुमूर्ति के पड़ोसी से जाकर पूछा तो उनके पड़ोसी बोलते हैं कि इन दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पे भी लड़ाइयाँ होया करती थी और कुछ दिन से लगातार इनके घर से कुकर की सीटी बजने की आवाज आती है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं उसके पति पर ही शक होने लग गया था और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि उसके पति ही उसका खून किया था। गुरुमूर्ति को ये पहले से ही पता था कि पुलिस कहीं ना कहीं उसे ढूंढ ही लेंगे। इस वजह से वो अपने चाचा को अपने पूरे केस के बारे में बता देता है कि वो अपने पत्नी का खून कैसे किया था। फिर उसके चाचा ने पुलिस को आके बता दिया कि कुछ देर पहले गुरुमूर्ति ने मेरे को बताया है कि उसने अपने पत्नी का मर्डर किया है। गुरुमूर्ति अपने चाचा को अपने ही सामने पुलिस को इस तरह बताते हुए देख उसे बहुत ही अफसोस होने लगा और अपने गलती का पछतावा भी होने लग गया था। अब पुलिस गुरुमूर्ति के चाचा के इतना बात सुनते ही गुरुमूर्ति से पूछताछ शुरू कर दिया। पहले से ही पुलिस को गुरुमूर्ति पे शक था। अब जब गुरुमूर्ति को अच्छे से पूछा गया तो शुरू में उन्होंने कोई पोल नहीं खोला और जब पुलिस अपने सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो वो अपना पोल खुद ही खोल देता है और वो बताता है कि उसने अपनी पत्नी का कैसे मर्डर किया है। वो बोलता है
उसने अपने पत्नी का मर्डर इसीलिए किया क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा मायके जाने की बात कर रही थी। और सोचो कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई अपने पत्नी का मर्डर कैसे कर सकता है। वो बोलता है कि मैंने पहले तो उसके सर को हाथ से तलवार में पीटना शुरू किया और जब 4-5 बार लगातार पीटने के बाद वो बेहोश हो गई। उसके बेहोश होने के कुछ ही देर के बाद वो मर गई और मुझे पता था कि पुलिस कहीं ना कहीं इस बॉडी का पता तुरंत लगा ही लेगी। इसीलिए उसने उस लाश को बाथरूम में ले जाकर पहले तो उसके 4 टुकड़े किए और फिर बाद में उसके मांस को हड्डियों से भी अलग करके पीस पीस करके कुकर में 3 दिनों तक लगातार पकाया। और जो पड़ोसी लोग कहते थे कि सीटी का आवाज आ रहा था, वो सीटी का आवाज वेंकटा माधवी के लाश पकने की थी। गुरुमूर्ति उसके लाश को ठिकाना लगाने के लिए लगभग 10 घंटा लगातार काम करता है। वो अपने घर में सभी खून के दागों को फिनोल के मदद से धोकर और उसमें परफ्यूम मार देता है ताकि किसी को इसके बारे में खबर भी ना हो। अब पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा केस था क्योंकि इसका क्लू अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके बात पे यकीन करना लगभग इम्पॉसिबल था। फिर पुलिस के टीम ने जहां उन्होंने बताया था कि उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था, उस जगह पे तलाशी करना शुरू किया। जब पुलिस की टीम अपना काम कर रही थी तो उस दौरान उसके जालों में छोटे छोटे कंकर और पता नहीं ऐसे ऐसे चीज आते थे जिससे एक भी बॉडी का टुकड़ा मिलना इम्पॉसिबल था। फिर भी पुलिस की टीम हार नहीं मानती है और लगातार अपना काम करते ही रहती है। फिर उन लोगों को एक छोटा सा मांस का टुकड़ा मिलता है और किसी को ये भी नहीं पता था कि यह चीज इंसान की है या फिर किसी जानवर की। पुलिस ने पहले ही उसके फैमिली वालों का ब्लड सैंपल ले लिया था और जब उस ब्लड सैंपल से उस छोटे से टुकड़े को मैच कराया गया तो वो मैच हो जाता है। अब पुलिस को इतना सारा एविडेंस मिलने के बाद पुलिस गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लेती है और अभी तो गुरुमूर्ति पुलिस के हाथ में है। अभी तक तो वेंकटा माधवी के पेरेंट्स को न्याय नहीं मिला है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि कोर्ट अच्छा ही फैसला लेंगे। तो इसके साथ इस केस को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नए केस में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।